हेलो और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 और रिसेंटली 2019 में गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 जो आपके प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देख लेते हैं। जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉज इन इंडिया। क्यों इट इज़ द लॉ दैट गिव्स एन ऑर्डिनरी सिटीजन द राइट टू आस्क क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट। जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स को गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने का राइट देता है और इट डिक्टेट्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन्स हु सीक्स इट। सो अगर कोई सिटीजन कोई इंफॉर्मेशन सीख करता है तो गवर्नमेंट को एक टाइमली रिस्पॉन्स देना पड़ता है। द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, ओके, सो द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस ने इनिशिएटिव लिया है टू इंश्योर दैट अ पोर्टल इज प्रोवाइडेड फॉर द सिटीजन सो दैट दे कैन सर्च एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन क्विकली, ओके। और अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट नियरली 60 lakhs applications were filed every year. It was used by both the citizens and the media. So ये आपको याद रखना है। द आरटीआई की अगर सक्सेस को आपको देखना है तो आप इसी से जज कर सकते हैं कि एवरी ईयर नियरली 60 lakhs applications आर फाइल्ड और ये बहुत सिविल सोसाइटी, सिटीजन्स एंड मीडिया के द्वारा यूज़ किया जाता है और ये एक आम आदमी को डायरेक्ट गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने का अधिकार भी देता है, ओके। और कुछ देख लेते हैं इसके अंतर्गत। देखिए, द अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। अंडर आरटीआई एक्ट 2005 में पब्लिक अथॉरिटीज जो है, अभी हम देखेंगे पब्लिक अथॉरिटीज क्या होती हैं, उनको डिस्क्लोजर करना पड़ता है ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। वो क्या क्या हैं? डिस्क्लोजर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन, उनके फंक्शनिंग, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्लोजर करना होता है। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर एंड इट्स एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और ये तीनों के बारे में उनको पब्लिक डिस्क्लोजर करना पड़ता है। कौन कौन से के बारे में? कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, और उनके ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ की क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, और उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में भी डिस्क्लोज करना होता है। और यहाँ पे जो हमारा पब्लिक अथॉरिटी है वो इंक्लूड क्या क्या करता है, ये देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। द पब्लिक अथॉरिटी हियर इंक्लूड्स द बॉडीज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर एनी लॉ और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। सो जो पब्लिक अथॉरिटी है वो क्या है? द बॉडीज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर एनी लॉ और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हम यूपीएससी कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं। ऑल दीज बॉडीज कम्स और दिस पब्लिक अथॉरिटी ऑल्सो इंक्लूड्स द मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड रेगुलेटर, ओके। सो पब्लिक अथॉरिटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश्ड या किसी गवर्नमेंट लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश्ड या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा एस्टेब्लिश्ड बॉडीज़, और मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और रेगुलेटर। और पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंतर्गत और कुछ आता है, जैसे एनी एंटिटीज ओन्ड, कंट्रोल्ड आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं जिनको सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, ओके। सो पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, रेगुलेटर्स, फॉर एग्जांपल ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एज वेल एज entities owned, controlled, are substantially financed by the government, and non-governmental organizations which are wholly or partially funded by the non-governmental organizations which are funded by the गवर्नमेंट। एनजीओ, ऐसे एनजीओ जो गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जाते हैं। तो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किया है, वो देख लेते हैं। देखिए, सैलरी डिडक्शन से रिलेटेड द 2005 एक्ट जो था वो स्टेट करता था कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट सीआईसी एंड आईसी at the central and state level, if they are receiving pensions or any other retirement benefit for the previous government services, their salary will be reduced by an amount equal to the pension. The 2019 amended act removed this provision. So पहले जो हमारा 2005 का एक्ट था उसने कहा था कि जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, अगर वो उन्हें कोई पेंशन मिलता है या अदर रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है फॉर द प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विसेज, तो उनके जो सैलरी है वो रिड्यूस कर लिया जाएगा एन इक्वल अमाउंट टू द पेंशन। जितनी पेंशन मिलती है वो 2005 एक्ट में ये था कि अगर हम किसी अदर सर्विसेज के लिए पेंशन हमको मिलती है तो आफ्टर रिटायरमेंट आवर पेंशन अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आवर सैलरी। बट 2019 अमेंडमेंट एक्ट ने इसको रिमूव कर दिया है। कुछ और मेजर चेंजेस हुए हैं तो वो भी देख लेते हैं। देखिए,
व्हाट आर द चेंजेस मेड इन द आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019? तो दो मेजर अमेंडमेंट हुए हैं। पहला हुआ है द टर्म इन द ऑफिस। ओके, सो एज पर द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। और लेकिन द अमेंडेड एक्ट ऑफ 2019 रिमूव दिस प्रोविजन एंड स्टेट्स दैट द यूनियन गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर सीआईसी एंड आईसीज। सो पहले जो हमारा आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 था उसने कहा था कि जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे वो होल्ड करेंगे ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। बट जो हमारा आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 है उसने इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया है और अब कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि टर्म ऑफ सीआईसी और आईसी क्या होगा। ये इस ग्राउंड पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई कर रही है कि जो हमारा आरटीआई एक्ट या जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर सुविधाएं नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो हमारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक और अमेंडमेंट हुआ है रिलेटेड टू सैलरीज। जो हमारा 2005 का एक्ट है वो स्टेट करता है कि जो हमारी सैलरी होगी सीआईसी और आईसी मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर विल बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी पेड टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर सैलरी मिलेगी और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको इलेक्शन कमिश्नर के बराबर मिलेगी। लेकिन जो हमारा अमेंडेड एक्ट 2019 का है उसने दिस प्रोविजंस को रिमूव कर दिया है और कहा है कि जो हमारे सैलरीज अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो गवर्नमेंट ने उनके ऑटोनॉमी उनके इंडिपेंडेंस पे चोट करना चाहा है, क्योंकि जो हमारा आरटीआई का ओरिजिनल एक्ट 2005 था उसने कहा था कि जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर सैलरी लेंगे और जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर लेंगे। लेकिन जो हमारा अमेंडेड एक्ट 2019 है उसने इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया है। अब कहा है कि उनके सैलरी अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। ओके, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं, आपको याद रखना है। एक हमारे सैलरी से रिलेटेड, एक टेन्योर से रिलेटेड और एक कौन था हमारा ये सैलरी डिडक्शन से रिलेटेड। ओके, ये आपको याद रखना है। और हमने क्या देखा है कि आरटीआई एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और हमने कुछ पब्लिक अथॉरिटीज़ के अंतर्गत देखी, ये भी आपको याद रखनी है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो इंक्लूड क्या क्या करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी हो या गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के द्वारा हुआ हो या मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड रेगुलेटर्स और इंटिटीज जो ओन्ड कंट्रोल्ड आर सब्सटेंशियली फाइनेंस की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और एनजीओज जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो आर सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो दिस वॉज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरटीआई अमेंडमेंट जो लाया गया है 2019 के उसके मेन प्रोविजंस क्या हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।